चलिए, तो हम लोग कल देख रहे थे कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। एक बार फिर से रिवाइज कर कर उसको आगे का पढ़ते हैं कि क्या होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर में। आज हम लोग स्विच स्टेटमेंट देखेंगे। कल हम लोगों ने लूपिंग देख ली थी कि इफ एल्स से अगर प्रोग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इफ लूप यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, एल्स यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, मल्टीपल एल्स इफ यूज करना है तो कैसे करेंगे। ये सारे हम लोगों ने कल देख लिया था। एक बार फिर से रिविजन करते हैं और फिर आगे का प्रोग्राम करेंगे आज का। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर वो होता था जिसमें इट इज यूज्ड टू गिव ए फ्लो और लॉजिक टू द प्रोग्राम। मतलब कि जिसको हम लॉजिक या फ्लो देने के लिए प्रोग्राम में यूज करते थे कंट्रोल स्ट्रक्चर को। हम बिना कंट्रोल स्ट्रक्चर से भी प्रोग्राम बना सकते थे, लेकिन वो प्रोग्राम मोर कॉम्प्लेक्स होता था। मतलब कि वो प्रोग्राम हमको बार 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 मोर कॉम्प्लेक्सिटी उसमें बढ़ जाती थी, जिसके चलते जो हार्डवेयर है उसका वर्क बढ़ जाता था। तो इससे ये दो तीन चीज की हानि थी। पहला बात तो कोड की एफिशिएंसी कम हो जाती थी और रिजल्ट जो था वो एफिशिएंट वे में नहीं मिलता था। तो ये हो गई, हम फ्लो देने के लिए कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज किए। उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने 3 टाइप देखा: सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर और लूप स्ट्रक्चर। लूप स्ट्रक्चर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था। सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर और लूप स्ट्रक्चर, यही तीनों को बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। और बहुत सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन वो सब हम आगे देखते चलेंगे, वो इन सब के सब टाइप्स में आते हैं। लेकिन अगर कोई भी कहीं भी पूछेगा कि बेसिक 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, तो वो है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर एंड लूप स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर मतलब कि एक सीक्वेंस में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, एक भी लाइन को स्किप नहीं करना। हम लोग कल के पहले जो भी प्रोग्राम कर रहे थे, इफ एल्स वाले प्रोग्राम को छोड़कर उसके पहले जो भी प्रोग्राम कर रहे थे वो सारा सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर था। मतलब एक सीक्वेंस में चल रहा था, पहला पहला लाइन चल रहा था, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हम एंट्री पॉइंट था, मेन फंक्शन था यहाँ पे। और उसके बाद एक्शन 1 कंप्लीट हुआ, एक्शन उसके बाद एक्शन 2 कंप्लीट हुआ, उसके बाद एक्शन 2 कंप्लीट हुआ, फिर एक्शन 3, एक्शन 4, एक्शन एन तक। और उसके बाद में एग्जिट हो गया, रिटर्न 0 हुआ, मतलब कि एग्जिट हो गया, सक्सेसफुली कंपाइलेशन हो गया। तो एक सीक्वेंस में हो रहा था। जैसे इंट की वैल्यू हम लोगों ने पहले 46 की, सी आउट में इंट की वैल्यू प्रिंट करवा लिया, सी आउट में प्रिंट करवा लिया तो 46 आया। फिर जैसे ही इंट की वैल्यू 45 कर दी, सी आउट में प्रिंट करवा लिया 45। तो एक सीक्वेंस में चल रहा है, पहले 46 प्रिंट हुआ, फिर 45। जितना बार इंट की वैल्यू चेंज करते जाएंगे उतना बार एक सीक्वेंस मेंटेन रहेगा, एक सीक्वेंस में प्रिंट होते चला जाएगा। फिर हमने देखा कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर रेफर टू एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड कंडीशन। अगर कुछ कंडीशन लगाकर हम किसी भी स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं तो उसको हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर रखते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ये अगर सिलेक्शन स्ट्रक्चर के दो ही रिजल्ट आता है, अगर ट्रू है तो फिर वो एक्शन अलग कंप्लीट करेगा, अगर फॉल्स है तो अलग एक्शन कंप्लीट करेगा। ट्रू या फॉल्स के लिए दो कंडीशन हमको बनाना होगा, एक ट्रू के लिए कंडीशन बनाना होगा, एक फॉल्स के लिए। अगर ट्रू के लिए है तो वो किस स्ट्रक्चर में जाए, अगर फॉल्स के लिए है तो किस स्ट्रक्चर में जाए। फिर हमने इसका दो वे देखा, एक इफ एल्स स्टेटमेंट देखा और स्विच केस देखा। इफ एल्स तो हम लोगों ने देख लिया प्रोग्राम के थ्रू भी कैसे इफ एल्स यूज करेंगे। अगर इसमें इफ एल्स लैडर भी देखा कि एल्स इफ लैडर कैसे यूज करेंगे। स्विच केस हमारा प्रोग्राम के थ्रू बचा हुआ है, वो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्विच केस अगर यूज करना है अपने प्रोग्राम में तो कैसे लिखेंगे। उसके बाद सिलेक्शन स्ट्रक्चर का एक सिंटेक्स में बताया कि सबसे पहले सिलेक्शन स्ट्रक्चर लिखा आता है ऊपर में, उसमें जैसे इंट्री इंट मेन से दोनों में एंट्री हुआ, उसके बाद क्या होता है कंडीशन चेक होता था। कंडीशन चेक में अगर ट्रू है तो एक्शन 1 होकर एग्जिट हो जाता था। अब ऐसा नहीं है कि एक्शन 1 ही होगा, एक्शन 1 2 3 4 जैसे मल्टीपल एल्स इफ हम लोगों ने प्रोग्राम में लगाया था वैसे लगा सकते हैं। उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो एक्शन 2 होकर एग्जिट हो जाता है। तो ये दो कंडीशन था सिलेक्शन स्ट्रक्चर का। फिर हमने देखा कि लूप स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक देखा कि लूप स्ट्रक्चर मतलब कि होता था कि इट रेफर टू एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इन लूप अंटिल द कंडीशन गेट फॉल्स। मतलब कि एक एक कंडीशन, एक लूप मेंटेन रहेगा, एक लूप चलते रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो। लूप का मतलब है कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप एग्जीक्यूशन होगा। जैसी कंडीशन फॉल्स होगा तो वो रिजल्ट देगा, अगर रिजल्ट हमने लिखा हुआ है तो, अगर नहीं होगा तो वो उससे लूप से बाहर हो जाएगा। और वो फिर प्रोग्राम का रन टाइम, वो फिर प्रोग्राम का आउटपुट दे देगा कंसोल पे। ये हमारा एक लूप का आउटपुट था। आज हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट लूप में प्रोग्राम को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ये भी डिफरेंस समझेंगे कि अगर लूप इन्वेंट नहीं होता, अगर लूप स्ट्रक्चर हम लोग नहीं जानते तो कितना कॉम्प्लेक्सिटी था हमारा प्रोग्राम में। अगर लूप नहीं जानते तो कितने कॉम्प्लेक्स में हम प्रोग्राम को लिख पाते। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने के लिए हमको बहुत लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता, लेकिन लूप आ जाने से कितना बेनिफिशियल होगा ये भी हम आज हम लूप स्ट्रक्चर में देखेंगे। लूप स्ट्रक्चर आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत अच्छा है। अगर लूप स्ट्रक्चर आ गया मतलब सी प्लस प्लस या कोई भी लैंग्वेज का आप आधा पार्ट सीख चुके हैं, अगर लूप पे आपका कंट्रोल हो गया तो।
फिर मैं प्रोग्राम के थ्रू बताया कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या कैसे लिखते हैं, जैसे इंट में i इक्वल टू 0 था, इफ में लिख दिया i इज लेस देन 5, काउंट सी आउट में लिखा i और i प्लस प्लस किया। तो अगर हम इसको सिंपली अगर हमको 1 0 से लेकर 4 तक नंबर प्रिंट करवाना होता सी आउट में, तो हमको अगर इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं होता तो क्या करना होता, i लेस देन i लिखते हैं, सी आउट में प्रिंट i, फिर i प्लस प्लस, सी आउट में प्रिंट 2, फिर 3 4 5। लेकिन इस प्रोग्राम में हम जैसे ही लिखे वो लिख दिया कि i लेस देन 5, ये प्रोग्राम चला, यहाँ से एग्जीक्यूशन हुआ, पहले सबसे पहले i इक्वल टू 0 हुआ, कंडीशन चेक हुआ मतलब 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हुआ, तब इसके अंदर आया, प्रिंट किया i की वैल्यू, और उसके बाद फिर i को इंक्रीज किया 1 से, तो i की वैल्यू यहाँ से 1 हो गई, 1 फिर चेक हुआ 1 इज लेस देन 5, तो फिर प्रिंट किया 1, और फिर तब तक प्रिंट करता रहा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है तो इसमें दोबारा फिर जो कंपाइलर कोड होता है वो इसमें नहीं चेक करता, वो जैसे ही फॉल्स हुआ यहाँ से सीधे बाहर हो जाता था, बाहर होकर एल्स स्टेटमेंट प्रिंट कर बाहर निकल जाता था अगर एल्स स्टेटमेंट है तो, अगर नहीं है तो वो सीधे बाहर होकर अपना आउटपुट दिखा देता था। फिर हमने देखा कि इफ एल्स लैडर कैसे यूज करते हैं, अगर एल्स इफ लैडर यूज करना है, बार बार यूज करना है तो कैसे करेंगे, तो मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट अगर एक साथ हो जाए, इफ एल्स, इफ के बाद एल्स, इफ के बाद एल्स, इफ के बाद एल्स, एल्स के बाद इफ, अगर एक साथ हो जाए तो वो इफ एल्स लैडर होता है। इफ एल्स लैडर का भी प्रोग्राम आपको भेजा था मैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि स्विच केस क्या होता है, तो इन दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज टेस्टेड विद ऑल द केसेस, ये आज हम लोग देखेंगे कि स्विच केस क्या होता है। इसमें क्या होता है तब कि वेरिएबल जो होगा हर एक वैल्यू पे चेक होगा। इफ एल्स में क्या होता था कि जैसे ही यहाँ पे फॉल्स हो जा रहा था तो वो सीधे एल्स में आ जाता था, नेक्स्ट लाइन को चेक नहीं करता था। लेकिन स्विच केस में अगर पहला कंडीशन फॉल्स है तो फिर दूसरा कंडीशन चेक करेगा, अगर दूसरा कंडीशन फॉल्स है तीसरा, मतलब सारा लाइन अगर एग्जीक्यूट करवाना है हमको तो हम स्विच केस में लिखेंगे, मतलब एक के बाद एक स्विच होगा, इसमें कोई भी लाइन स्किप नहीं होगा। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि स्विच केस इज जस्ट लाइक अ सीक्वेंस स्ट्रक्चर। स्विच केस जो होता है वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है, लेकिन हम स्विच केस में भी अपना एक यूज करके एक ब्रेक आता है, ब्रेक यूज कर प्रोग्राम से स्किप कर सकते हैं। अगर हम कॉन्फिडेंट हैं कि अगला लाइन चेक नहीं करवाना है तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं स्विच केस में भी। तो चलिए मैं प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूं आपको। आप लोग सारे लोग विजुअल स्टूडियो ओपन कर लीजिए और फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे स्विच केस प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइल बनाया, फाइल में ये न्यू फाइल किया, न्यू फाइल में जाने से पहले आपके बैच में सेव एज किया, डेस्कटॉप पे आपका दिस पीसी में आपका C++ बैच 2 में गए, और ये हमारा है आज का प्रोग्राम नंबर 21, प्रोग्राम 21, और 21 हो गया, 22 है हमारा, 22.cpp जरूर देंगे, क्योंकि अगर एक्सटेंशन नहीं देंगे प्रोग्राम का तो वो फिर हमारा गलत होगा। प्रोग्राम का नाम कुछ भी दीजिए लेकिन एक्सटेंशन जरूर देंगे, प्रोग्राम 22.cpp सेव कर दिए। और उसके बाद फिर मैं भी प्रोग्राम लिख रहा हूं, आप सब भी प्रोग्राम लिखिए, देखेंगे स्विच केस कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद समझेंगे कि एक लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो सबसे पहले लिखा हेडर फाइल जो शुरू से यूज करते आ रहे थे, और उसमें लिखा आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम ये हमारा हेडर फाइल है, हम लोग बचपन से यूज करते आ रहा है हेडर फाइल, ये तो याद हो गया। यूजिंग नेम स्पेस स्टूडियो यूज किया, और उसके बाद फिर लिखते हैं इंट मेन, यहाँ से हमारा फंक्शन का एंट्री पॉइंट है, इंट मेन लिखे, और उसके बाद करली ब्रेसेस, इसके अंदर जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो हमारे इंट मेन के अंदर आएगा प्रोग्राम। और इसमें मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ कि अगर आप 18 साल के हैं, प्रोग्राम सबसे पहले प्रोग्राम बनाने से पहले ये सोचना है कि हम प्रोग्राम किस चीज का बना रहे हैं, आउटपुट हमारा क्या आएगा। जब तक हम आउटपुट डिटरमाइन नहीं करेंगे कि हमारा आउटपुट क्या है प्रोग्राम का, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आउटपुट हम प्रोग्राम से क्या करवाना चाहते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले आउटपुट डिटरमाइन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे कि अपने आप आउटपुट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउटपुट दे दे, हम कुछ करें और कुछ आउटपुट दे, तो ये चीज नहीं होता है। आउटपुट हमको सबसे पहले जानना होगा, ये कंप्यूटर क्या काम करता है, हमारे आउटपुट को जल्दी देने में मदद करता है। ये नहीं होता कि हमारा आउटपुट चेंज करके वो दे दे, ये नहीं काम करता है। कंप्यूटर अपने से सॉल्व नहीं करता, जैसे हम उसको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हैं, जैसे हम उसको कहते हैं काम करने के लिए, वैसा ही वो काम करता है, अपने से कुछ नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले प्रोग्राम लिखने से पहले हमको समझना होगा कि आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट मैं यहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ कि जैसे ही आप एज डालें तो पहले सबसे पहले पूछे कि टेल मी योर एज, तो आपका एज जैसे ही डाले तो अगर 18 साल डाले तो लिखे यू आर 18, 22 डाले तो लिखे यू आर 22। ये अलग अलग केस में होगा, एक केस में भी डिटरमाइन करके अभी आपको सिखाता हूँ। पहले प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद सिखाता हूँ कि कैसे ये प्रोग्राम आउटपुट दे रहा है। तो ये बेसिक है। उसके बाद फिर मैं लिखा सी आउट में लिखते हैं जो भी चीज हमको प्रिंट करवाना होता है वो हम सी आउट में लिखते हैं, टेल मी योर एज, टेल मी योर एज।
एज लिखा, ये पहले पूछेगा यूजर से कि कितने, अपना एज बताओ। इंट एल मतलब कि न्यू लाइन के लिए। और उसके बाद सी इन, अगर कीबोर्ड से इनपुट लेना है तो हम लोग सी यून लिखेंगे और ये ब्रैकेट यूज करेंगे और एज लिखेंगे। एज को मैंने लिखा कि एज वो वहां से ले। अब यहाँ मैं स्विच केस यूज करना बताता हूँ। स्विच केस यूज करने के लिए क्या करना है, बस स्विच लिख देना है। स्विच लिखिएगा, स्पेस देकर उसके अंदर जिसको स्विच करवाना है उसको लिखना है। जिसको भी स्विच करवाएंगे उसको लिखेंगे, इसको बंद नहीं करेंगे। और इसके अंदर हम स्विच केस का केस लिखते हैं। जैसे केस नंबर मैं लिखता हूँ 18, केस नंबर 18 है। उसके बाद यहाँ पे कोलोन लगाएंगे, इंटर करेंगे और सी आउट में जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, स्विच केस में हम केस प्रिंट करवाते हैं, जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं वो ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ UR18। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो जानते हैं कि डबल कोट्स में हमको जो भी प्रिंट करवाना है, वो एक बेसिक्स यूज करवाना सिखा रहा हूँ कि कैसे स्विच केस यूज करते हैं। फिर आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। इंडेल लिखा और यहाँ पे मैं एक लाइन यूज कर रहा हूँ, ब्रेक। ब्रेक, अभी ब्रेक के बारे में बताऊंगा कि ब्रेक अगर नहीं यूज करता तो क्या होता है, अगर ब्रेक यूज कर रहे हैं तो क्या होगा। ब्रेक के बारे में अभी कुछ भी चिंता नहीं करना है, सब कुछ समझाऊंगा कि ब्रेक क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। ब्रेक यूज किया, फिर मैं एक और केस बनाता हूँ। केस नंबर मैं बना दिया 23 या 22 बनाता हूँ। केस नंबर 22, कोलोन लगाया, इंटर। सी आउट में मैं लिख देता हूँ, सी आउट में मैं लिख रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ साथ लिखे चलिए, अगर कहीं भी आएगा UR22 लिखा। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इंड एल। अगर न्यू लाइन के लिए हम लोग तो पहले से मैनिपुलेटर यूज करना जानते थे, इंड एल। और यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ ब्रेक। ब्रेक ब्रेक लिख दिया और सेमीकोलन से इसको बंद कर दिया। ब्रेक का भी यूज बताऊंगा। और एक डिफॉल्ट लिखना होता है, एक डिफॉल्ट हम जरूर लिखेंगे। अगर कोई भी प्रोग्राम स्विच केस से बनाएंगे तो डिफॉल्ट देना ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन एक अच्छा प्रोग्रामर होने के नाते हमको ये डिफॉल्ट देना जरूरी होता है। कि डिफॉल्ट मतलब अगर कुछ भी हमारा केस के अंदर नहीं आए तो हमारा ये चीज चले, तो डिफॉल्ट लिखेंगे और लिख देंगे कि नो स्पेशल केसेस, नो स्पेशल केसेस या नो रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग इनपुट डिफॉल्ट में लिख दिया। अगर कुछ इसके अलावा 18 और 22 के अलावा कुछ भी डालता है तो उसको बता दे कि रॉन्ग इनपुट है, आपको सिर्फ 18 और 22 ही डालना है। जैसे मैं अभी 18 22 के लिए प्रोग्राम, आप कितना भी केस बना सकते हैं, तो केस बनाने के लिए अपने ऊपर है। और उसके बाद फिर लिखता हूं ब्रेक। ब्रेक लिखा और ब्रेक लिखने के बाद मैं यहां लिख देता हूं रिटर्न 0। सक्सेसफुल कंपाइलेशन है तो रिटर्न 0 होगा। सबसे पहले इसको सेव करते हैं, आउटपुट दिखाते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि इससे क्या यूज हो रहा है, कैसे केसेस यूज कर रहे हैं। लाइन बाय लाइन आपको कोड समझाऊंगा। जैसे कोड लिखा मैं, यहाँ पे लिखा 18 लिखा UR18, फिर से रन करवाया। दो केसेस में बनाऊंगा 18 और 22 के लिए। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस में 22 तो लिखा UR22। उसके अलावा मैं कुछ भी लिख दिया, मैं लिख दिया 67 तो लिखता है रॉन्ग इनपुट। क्योंकि मैंने प्रोग्राम बनाया है सिर्फ 18 और 22 के लिए। जैसे एक मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूं जिसको अगर 18 साल का है तो वो 18 साल उसको रिटर्न करेगा। वो 18 डाले तो लिखे UR18, अगर 22 लिखे तो लिखे UR22। इसके अंदर आप कुछ भी केस बना सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर बना लिए और उसमें जैसे कि अगर 100 का नोट डाल रहे हैं तो वो चेक कर बताया कि ये 100 का नोट है, तो चेक कर से करता है, ये तो आगे मैं सिखाऊंगा। लेकिन जैसे 100 का नोट उसमें डाला तो उसमें बता दे कि ये 100 रुपए का नोट है। 200 का नोट डाले तो ये बताए 200 रुपए का नोट है। तो वैसा एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ। उसके अलावा कुछ भी, जैसे कोई कागज डाल दिया उसमें तो लिख दिया रॉन्ग इनपुट, मतलब इसमें आपको पैसा ही डालना है। तो ये बेसिक एक छोटा सा प्रोग्राम समझाने का तरीका, तो मैं इसे बताया कि ऐसे प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम मतलब कि सही काम कर रहा है। हमने 18 के लिए लिखा, केस 18 में था कि अगर 18 इंटर किया तो लिखा UR18, अगर मैंने 22 लिखा तो UR22, अगर मैं उसके अलावा कुछ भी इनपुट किया तो डिफॉल्ट वाला लाइन चला रॉन्ग इनपुट। चलिए मैं अब उसको आपको समझाता हूँ सिंटेक्स कि क्या हुआ। सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, मतलब कि ये हेडर फाइल था। आईओ स्ट्रीम में शुरू से बताते आ रहा हूँ कि हेडर फाइल है। आईओ स्ट्रीम पैकेज के अंदर जो भी C++ का कोड है, जो भी नेम स्पेस स्टडी है, वो आईओ स्ट्रीम पैकेज के अंदर बना हुआ है। लाइब्रेरी फंक्शन है। तो इसको जानने के लिए बताया था पहले भी, कंट्रोल दबा के इस पे कर्सर ले जाकर यूज करते हैं। नेम स्पेस स्टडी, अभी नेम स्पेस आगे आएगा, लेकिन स्टडी सी आउट पे डबल सी आउट के पहले बार बार स्टडी लिखने से बचने के लिए हम स्टडी लगा। इंट मेन मतलब यहाँ से फंक्शन का एंट्री पॉइंट है।
उसके बाद यहाँ से हमारा कोड शुरू होता है। इंट नाम का एक वेरिएबल बना, उसमें एज नाम का उसका वेरिएबल का नाम दिया। सी आउट में लिखा टेल मी योर एज इंटेल, मतलब कि यहाँ से जो होगा वो आउटपुट कंसोल पे पूछेगा कि आप अपना एज बताएं। सी इन मतलब कि कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए, एज हमको कीबोर्ड से लेना था तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि एज आप कीबोर्ड से लिखिए सी इन कीवर्ड यूज कर। अब यहाँ पे मैं यूज किया स्विच। स्विच मतलब कि स्विच केस में वो लाइन होगा, जैसे कि स्विच केस में मैं एज को वेरिएबल बनाया और जिसको आप वेरिएबल बनाना चाहते हैं, जिसको आप एंट्री करवाना चाहते हैं, इंट में आपने जिसको लिखा हुआ, जिस नाम को लिखा हुआ है, जिसको आप जो करवाना चाहते हैं उसको स्विच केस में लिखेंगे। और उसके लिए स्विच केस में लिखने के लिए क्या होता है हमको कि केस डिफाइन होता है कि केस के अंदर लिखना होता है। केस में लिखा, कोलोन लगाया और जो भी प्रिंट करवाना है वो लिखते हैं। अभी ब्रेक का लाइन, अगर मैं यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं यूज करता तो देखिए क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं यूज करता तो आपको अभी बताता हूँ, ब्रेक नहीं यूज करता तो क्या होता है। कंट्रोल प्लस एस किया, सेव किया और ब्रेक नहीं यूज किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई इनपुट पूछेगा, मैं लिखूंगा 18 तो लिखेगा यू आर 18, यू आर 22, रॉन्ग इनपुट। मतलब कि अगर ब्रेक नहीं यूज है तो क्या कर रहा है, स्विच केस का काम ही यही है। ब्रेक तो अलग कीवर्ड है जो इसको बाहर निकाल रहा है। फिर से दिखा रहा हूँ इनपुट के साथ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 22 तो लिखता है यू आर 22, रॉन्ग इनपुट। मतलब कि ब्रेक क्या हो रहा है, लूप से बाहर निकाला है। स्विच केस का यही काम ही है कि अगर आप जब तक ब्रेक नहीं लगाए तो एक बाय एक लाइन चेक होगा। पहले क्या हुआ, कंसोल जैसे ही यहाँ पे 18 पास हुआ, 18 हुआ, केस 18 में आया, चेक किया 18 तो लिखा था यू आर 18। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में आया 22 तो उसमें भी वो पास का स्विच में पास हुआ, लिखा यू आर 22। डिफॉल्ट वाला लाइन भी चला जब तक हम ब्रेक नहीं लगा। ब्रेक क्या कर रहा था कि जहां यहाँ पे आ रहा था कंसोल, मतलब एक लाइन प्रिंट करवा के सीधे यहाँ जैसे ही आ रहा था तो ब्रेक मिल रहा था उसको, सीधे बाहर आ जा रहा था, लूप से बाहर आ जा रहा था और यहाँ पे प्रिंट करवा रहा था यू आर 18 और फिर बाहर निकल जा रहा था। तो ये हमारा ब्रेक है। स्विच केस में मोस्टली यूज उस समय करेंगे कि जहां पे हम ब्रेक का यूज कर पाए। केस अगर डिफाइन कर रहे हैं तो स्विच केस में हम ब्रेक का यूज करना सीखेंगे, ब्रेक का यूज करेंगे। नहीं तो अगर नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा कि स्विच केस में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा वो बाय द वे वो सारा कुछ वैसे ही प्रिंट होगा, उसके बाद का वैसे ही प्रिंट होगा। जैसे मैंने 22 इंटर किया तो 18 वाले में वो केस 18 में क्या लिखा, नहीं 18 वाले में नहीं, लेकिन 22 के बाद का सारा चल गया। 22 लिखा, 22 उसके बाद रॉन्ग इनपुट, क्योंकि उसके बाद वो कंडीशन चेक ही नहीं करता। एक बार कंडीशन में केस में एंट्री कर गया स्विच केस में तो उसके बाद सारा प्रिंट हो रहा था। तो ये हमारा स्विच केस का ब्यूटीफुलनेस है कि हम सबसे पहले ब्रेक का स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, ब्रेक से बाहर निकल रहे हैं और जितना भी केस इसमें डिटरमाइन करना, जितना भी केस लिखना है उतना केस लिख सकते हैं। तो ये हम स्विच केस में ऐसा लिखते हैं। और एक डिफॉल्ट लाइन जरूर लिखते हैं कि अगर डिफॉल्ट लाइन अगर मान के चलिए स्विच केस अगर बना रहे हैं तो स्विच केस बनाने का बस यही तरीका है, स्विच लिखो, उसके अंदर जो भी आप करवाना चाहते हो वो लिखो, केस के अंदर डिफाइन करते जाओ, केस के अंदर डिफाइन करते जाओ। कि आप अगर एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं और उसमें ये करना चाहते हैं कि राम मोहन सीता सीता सोहन जैसी वो डाले तो वो केस में अंदर बताए ये बॉयज है कि गर्ल है, बॉयज है कि गर्ल है। तो राम केस के हम बनाते हैं, ये केस में लिख दीजिए राम और लिख दिए बॉयज, यू आर बॉयज। फिर केस बनाइए अपना और मोहन, उसमें लिख दीजिए यू आर बॉयज। सीता लिखिए, केस बनाइए और उसमें लिख दीजिए गर्ल्स। और नेक्स्ट लाइन एक डिफॉल्ट जरूर लगाइए स्विच केस में। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा जरूर एक डिफॉल्ट लाइन जरूर होना चाहिए कि अगर बाय द वे कुछ अलग डालता है, क्योंकि यूजर को ये नहीं समझ में आता है, वो कुछ भी डालकर चेक कर सकता है। तो अगर कुछ अलग डालता है तो वो आउटपुट आ जाए कंसोल पे और लिखे रॉन्ग इनपुट, आपने गलत डाला है, आप सही डालो। आप उसी कंसोल उसी डेटाबेस को इंटर कर सकते हो जिसको आपको जरूरत है, जिसको आपको यूज करना है। तो ऐसे हम स्विच केस बनाते हैं। स्विच केस अभी मैं सिखा रहा हूँ, ये छोटा सा प्रोग्राम देख के सिखाया। आगे हम इसको साथ प्रोजेक्ट बनाएंगे और स्विच केस, इफ एल्स सारा कुछ एक बार कंबाइन कर कर एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो अगर स्विच केस में किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है कि स्विच केस कैसे यूज किए, स्विच केस क्या होता है, तो आप पूछिए और उसके बाद फिर हम, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। 2 मिनट का समय है आपके पास, उससे पूछ लीजिए और उसके बाद नहीं तो हम लोग आगे का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये हम फिर से स्विच केस बताते हैं, स्विच केस कैसे यूज करना है। स्विच केस लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर जो इसको हमको वेरी करवाना है उसको लिखेंगे और केस के अंदर डिफाइन करेंगे। अगर केस के अंदर डिफाइन कर दिए हैं तो समझिए कि वो स्विच केस है। स्विच केस और एक डिफॉल्ट लाइन जरूर लिखेंगे कि अगर रॉन्ग इनपुट है तो उसके लिए डिफॉल्ट लाइन होता है। इफ एल्स मैं कल समझा दिया था, स्विच केस बता था, तो स्विच केस में ऐसे यूज करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है स्विच केस में तो आप पूछिए, नहीं तो हम लोग फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। पूरा कोड मैं आपको छोटा कर दिखा देता हूँ। ये कोड आप रन करवा लीजिए। 2 मिनट का समय है आपके पास। अगर कोई एरर आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बताइए, अगर नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे।
किसी को कोई प्रॉब्लम है? दीपक कुमार, आदित्य आनंद, करिश्मा कुमारी, मुस्कान, निशा कुमारी, किसी का कुछ भी आउटपुट कहीं भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप पूछिए। रिया, विवेक जैन, किसी का कुछ भी अगर स्विच केस नहीं समझ में आया तो आप पूछिए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। चलिए, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं पहले से बताया आ रहा हूं कि लूप। लूप क्या होता है? लूप इन सी प्लस प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लूप्स इन सी प्लस प्लस आज का ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। आज हम लोग लूप सीखेंगे कि लूप क्या है सी प्लस प्लस में, लूप देखेंगे। तो एक लाइन मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद समझाता हूं। लूप्स आर ब्लॉक स्टेटमेंट, block statements which keeps on repeatedly executing until ये लाइन यहां से लिख देता हूं, until a specified condition is met। इसका मतलब यह हुआ कि लूप क्या होता है? एक एग्जीक्यूशन करने का, एक ब्लॉक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन करने का तरीका है। तब तक ये चलेगा लूप जब तक ये स्पेसिफाइड कंडीशन उसको मिल रहा है। जैसे ही उसको अनस्पेसिफाइड कंडीशन मिलेगा, मतलब कि ये हुआ कि जब तक ट्रू हो रहा है, जब तक ट्रू रिटर्न कर रहा है कंपाइलर, तब तक वो लूप चलेगा। जैसे ही उसको अनस्पेसिफाइड कंडीशन मतलब फॉल्स रिटर्न किया तो बाहर हो जाएगा। लूप का मतलब सिंपल यही होता है कि अगर एक लूप तब तक चले जब तक उसको एक स्पेसिफाइड कंडीशन मिल रहा है, तब तक वो एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे ही उसको अनस्पेसिफाइड कंडीशन हुआ, वो फॉल्स हुआ और वो बाहर निकल गया। तो लूप का मतलब बेसिकली ये होता है। अब इसके बाद होता है टाइप्स ऑफ लूप इन सी प्लस प्लस। लूप कितने टाइप के हैं जो सी प्लस प्लस में यूज होते हैं? तो ये मैं सारा लूप के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लूप है, कैसे इसका सिंटेक्स होता है। तो टाइप्स ऑफ लूप इन सी प्लस प्लस, तो हमको 3 टाइप्स होता है लूप का। 3 टाइप्स है सी प्लस प्लस में। पहला होता है फोर लूप, दूसरा होता है वाइल लूप, और थर्ड होता है डू वाइल लूप। बस यही 3 लूप है सी प्लस प्लस में। डू वाइल लूप, ये तीनों लूप के बारे में अगर आप अच्छे तरीका से सीख गए, मतलब कि सी प्लस प्लस के आधा चीज को सीख गए। अगर लूप किसी भी प्रोग्रामिंग को आप सीख गए, मतलब उस प्रोग्रामिंग के आधे चीज को आप पहले से सीख चुके। तो ये 3 होता है, एक फोर लूप होता है, एक वाइल लूप होता है और एक डू वाइल लूप होता है। बारी बारी से हम लोग सारा कुछ देखेंगे कि कैसे फोर लूप यूज करते हैं, कैसे वाइल लूप यूज करते हैं, कैसे डू वाइल लूप यूज करते हैं, और लूप का हमारा इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ फोर लूप। पहला है हमारा फोर लूप। अभी मैं बस एक ब्रीफ थ्योरी बता रहा हूं, उसके बाद प्रोग्राम के थ्रू यूज करना सिखाऊंगा फोर लूप। तो फोर लूप क्या होता है? तो फोर लूप में ये होता है कि सबसे पहले फोर स्टेटमेंट आता है और उसके अंदर पैरेंथेसिस में सबसे पहले जो लेंगे वो इनिशियलाइजेशन ऑफ द कम लिखेंगे। इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल को, सबसे पहले होगा इनिशियलाइजेशन और फिर सेमी कॉलन और उसके बाद होगा कंडीशन सेकेंड लाइन जो होता है वो कंडीशन होता है और उसके बाद होता है अपडेशन। ये हमारा फुल लूप का सिंटेक्स है। अगर ये सिंटेक्स हम समझ जाते हैं कैसे इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल को, कैसे कंडीशन चेक करता है फॉर लूप, और कैसे अपडेट करता है, तो हम समझ गए कि फॉर लूप हम अच्छे तरीका से समझ गए। फॉर लूप को यूज करना हम अच्छे तरीका से जानते हैं। उसी तरह अगर दूसरा होता है हमारा कि वाइल लूप में क्या होता है? तीनों का बस एक ब्रीफ सिंटेक्स में बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग प्रोग्राम के थ्रू चलेंगे। वाइल लूप में क्या होता है कि वाइल कीवर्ड यूज होता है और वाइल कीवर्ड में बस एक ही चीज होता है, कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ तो वाइल लूप एग्जीक्यूट हुआ, नहीं तो लूप से बाहर होगा। इसमें कंडीशन होता है। और थर्ड जो होता है वो हमारा होता है डू वाइल लूप। थर्ड जो हमारा होता है वो हमारा होता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है?
डू वाइल लूप। डू वाइल लूप इसमें क्या होता है, हमारा एक डू के अंदर स्टेटमेंट होता है, डू के अंदर एक हम स्टेटमेंट लिखेंगे और जिसको हमको करवाना है, डू मतलब करवा रहे हैं, और उसके बाद उस स्टेटमेंट को जो करवाना है वो लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम वाइल लूप लगा देंगे कि वाइल लूप में जो कंडीशन हो रहा था वाइल लूप लगाएंगे और इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे कि ये काम करो। अगर हमको किसी काम को करवाना है तो उसको डू में लिखेंगे कि ये काम करो, और वाइल लूप के अंदर कंडीशन लगाकर सेमीकोलन लगा देंगे, मतलब कि ये हमारा डू वाइल लूप होता है। तो फॉर लूप का 3 काम, पहला तो है इनिशियल। फॉर लूप के अंदर 3 आर्गुमेंट होता है, जैसे इनिशियलाइज करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर अपडेशन करेगा। वाइल लूप में एक ही सिर्फ पास करेंगे आर्गुमेंट जिसका नाम कंडीशन होगा, और डू वाइल लूप में 2 लाइन एक तरह से कह सकते हैं, 2 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। डू के अंदर जो काम करवाना है वो लिखेंगे, वाइल लूप के अंदर कंडीशन चेक होगा, ट्रू हुआ तो वो एग्जीक्यूट करेगा और फॉल्स हुआ तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये हमारा बेसिक लूप था। तो फिर से मैं एक बार लूप को आपको बताता हूं कि लूप क्या होता है। लूप का मतलब होता है कि अगर किसी भी काम को रिपीटेडली करना, एग्जीक्यूट होना, जब तक उसका स्पेसिफाइड कंडीशन मिल रहा है उसको हम लूप करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम चावल से कंकड़ बीन रहे हैं, चावल से कंकड़ को निकाल रहे हैं, तो चावल से कंकड़ तब तक निकाल रहे हैं जब तक चावल में कंकड़ खत्म नहीं हो गया। चावल में कंकड़ खत्म हो गया तो उसका मतलब कि चावल को बंद करके डब्बा में रख दो। तो वो लूप में चल रहा है कि चावल को निकाल रहे हैं, उसमें से कंकड़ निकाल रहे हैं, चावल को रख रहे हैं, फिर कंकड़ निकाल रहे हैं। ये काम एक लूप, कंटिन्यूअस लूप में चल रहा है। तो ये हम कहेंगे कि ये हम चावल से कंकड़ निकाला एक हमारा लूप का एग्जांपल है। अब इसके अंदर लूप के अंदर मैं 3 चीज बताया कि फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है। तो फॉर लूप में क्या होता था कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता था, फिर कंडीशन चेक हुआ, फिर अपडेशन हुआ। वाइल लूप में क्या हुआ, वाइल लूप हुआ में कंडीशन हुआ। वाइल लूप के अंदर सिर्फ एक ही आर्गुमेंट होता था, कंडीशन। अगर कंडीशन सही है तो वो लूप एग्जीक्यूट होगा, और अनलेस एंड अनटिल तब तक वो लूप चलेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो। डू वाइल लूप में क्या होता था कि वो डू, अगर कोई काम हमको करवाना है और वाइल के अंदर करवाना है, कि अगर डू वाइल लूप में क्या होता था कि डू में जो काम करवाना है वाइल के अंदर कंडीशन को लिख देते, और वो कंडीशन अगर फुलफिल हुआ तो ये लूप चलता था। ये लूप का हमारा, ये लूप तब तक चलता था जब तक वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, जब तक वो कंडीशन ट्रू दे रहा है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो हम डू वाइल के लूप के अंदर, वो हमारा प्रोग्राम, वो हमारा कंसोल बाहर निकलता था और रिटर्न करा था। चलिए अब हम फिर से चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और कैसे यूज करते हैं लूप। ये बहुत अच्छे तरीका से समझिएगा, क्योंकि लूप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे लूप यूज करते हैं, ये मैं सिखाता हूं। तो ये पहला प्रोग्राम था, फिर वही काम करेंगे। फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल में, इस फाइल को कट कर देता हूं, सेव कर दिया था, सेव कर कट करता हूं, और उसके बाद सेव एज में गए, आपके बैच में ही है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोग्राम देता हूँ, इसका नाम आज का प्रोग्राम है प्रोग्राम 23.cpp। .cpp एक्सटेंशन दिए और सेव किए। सेव करने के बाद सबसे पहला काम, मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं, आप भी प्रोग्राम जस्ट ऐसे ही लिखिएगा, फिर मैं सिंटेक्स समझाऊंगा कैसे क्या हो रहा है सिंटेक्स में। अगर 6 मिनट के बाद जूम खत्म हो जाएगा तो आप फिर से दोबारा इस लिंक पे ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि जूम हमको 40 मिनट का ही समय देता है, तो इसलिए बार बार ये प्रॉब्लम, स्विचिंग का प्रॉब्लम आता है। तो अब 6 मिनट का अगर बाय द वे कट जाता है आप लोगों का तो फिर से ज्वाइन हो जाएगा। मैं अब प्रोग्राम लिख रहा हूं कि अगर लूप के बिना पहले प्रोग्राम लिखता हूं, अगर लूप नहीं यूज करते तो हमें प्रोग्राम में कितना कॉम्प्लेक्सिटी होता है, कैसे लिखते हैं। तो पहले मैं ये प्रोग्राम बता रहा हूँ कि क्या लिखना चाहता हूँ। तो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ जिसको एक लूप से 1 से 40 तक काउंटिंग नंबर को प्रिंट करवाने का एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। पहले हम प्रोग्राम बिना लूप का देखेंगे, अगर बिना लूप का लिखना है तो कितना हार्ड है, हमको कितना हार्ड एंड फास्ट रूल लगाना होगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे लूप से क्या, हम लूप से प्रोग्राम कितना आसानी तरीका से लिख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हेडर फाइल को आप लूप से लिखिए, बिना लूप से लिखिए, हेडर फाइल लगाना ही है। तो हैच इंक्लूड मैं लगा दिया, आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल लगा दिया, और उसके बाद फिर दूसरा लाइन होता है हमारा यूजिंग नेम स्पेस स्टूडियो, और फिर इंट में। ये तो हमको दोनों काम में करना ही है कि इंट में यहाँ तक हमको सारे, या तो लूप से बनाइए प्रोग्राम या बिना लूप से, या कहीं भी लिखिए, मेन फंक्शन तो आना ही है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मुझे लूप से, बिना लूप से प्रिंट करवाना है नंबर, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा हमको, सी आउट में हमको प्रिंट करवाना है 1। फिर उसी तरह सी आउट में लिखूंगा 1 कोल खत्म, फिर सी आउट में लिखूंगा 2, सी आउट में लिखूंगा 2, बिना लूप के मैं प्रिंट करवा रहा हूँ काउंटिंग नंबर, सी आउट में 2। उसी तरह हमको लिखना पड़ेगा 40 तक लिखना होगा, फिर रिटर्न 0 का कंपाइल करवाना होगा। हमको 40 तक नंबर, अगर लूप हम इन्वेंट नहीं हुआ होता, लूप नहीं होता किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हमको ऐसे ही लिखना पड़ता है।
तो कितना हार्ड रहता है कि अगर 40 तक लिखना है तो 40 बार सी आउट लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 तक लिखो। अगर किसी को अगर कहना है कि 1000 तक प्रिंट करवा तो 1000 तक वो नंबर को लिखता। लेकिन लूप की यही एडवांटेज हुआ कि लूप से हम कैसे लिखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 1 2 3 4 अगर 40 तक प्रिंट करवाना बिना लूप से तो कितना हार्ड है, कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर 40 तक, अभी तो फिलहाल तो मेरा 40 तक है, तो 40 तक तो थोड़ा इजी भी, हम लिख भी सकते हैं। अगर हमको 1000 तक प्रिंट करवाना है तो कितना हार्ड है। अगर लूप नहीं होता तो कैसे हम इसको लिख सकते थे, कैसे, कितना हार्ड होता हमको लिखना। तो अब मैं यूज करना सिखाता हूं कि कैसे लूप यूज करते हैं। अगर लूप है तो कितना आसानी से हम ये यूज कर सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट यूज कर देता हूँ। मल्टी लाइन कमेंट बार बार यूज करना होगा क्योंकि आप भूल ना जाए। मल्टी लाइन कमेंट में लिखता हूं और यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर लूप इन सी प्लस प्लस की। अगर आप कभी प्रोग्राम देखें तो समझे कि किस चीज का प्रोग्राम है, फॉर लूप इन सी प्लस प्लस। उसके बाद फिर मैं इसका सिंटेक्स भी यहाँ लिख देता हूँ फॉर, और यहाँ पे होता था सबसे पहले इनिशियलाइजेशन और फिर सेमीकोलन, फिर कंडीशन चेक होता था, फिर दूसरा लाइन होता था वो कंडीशन। ये याद रखिएगा कि कंडीशन और उसके बाद फिर आता था अपडेशन। ये बहुत बार पूछता है। अगर आप एमसीक्यू का एग्जाम दीजिएगा, आप इसरो का एग्जाम दीजिएगा, किसी का भी एग्जाम दीजिएगा प्रोग्रामिंग का, तो उसमें पूछेगा फॉर लूप का क्या क्या अंदर आता था। 3 तो जो सिंटेक्स आता था उसका नाम बताइए। तो इनिशियलाइजेशन दिया रहेगा, क्या इसके बाद वाला नाम बताइए। तो आप याद रखिएगा, पहला इनिशियलाइजेशन कहते हैं, दूसरा को कंडीशन कहते हैं और तीसरा को अपडेशन कहते हैं। यही 3 सिंटेक्स होता है फॉर लूप के अंदर। और उसके बाद फिर क्या होता था, पहले ऐसे फॉर लूप लिखते हैं और उसके बाद फिर क्या करते थे, एक ब्रेसेस लगाते हैं और ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट होता है तो इसको हम कहते हैं लूप बॉडी। ब्रेसेस के अंदर अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, लूप बॉडी, और इसके अंदर हम C++ का कोड लिखते हैं। इसकी लूप के अंदर C++ का कोड लगता है, इसको कहते हैं लूप बॉडी। और उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं और फिर एंट्री कर दिया, और उसके बाद फिर ब्रेसेस के अंदर लूप बॉडी हो गया। तो ये तो मैं पहले से जानता हूँ। बस हम लोग आज सीखेंगे कि लूप के अंदर कैसे किसी भी चीज को अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो ये लूप बॉडी होता है। और इसके बाद फिर मैं मल्टी लाइन कमेंट को यहाँ पे बंद कर देता हूँ। मल्टी लाइन कमेंट ये बंद हो गया और फिर बाहर हो गया। मतलब कि हम इसलिए ये कमेंट यूज किया कि अगर लूप यूज करना है फॉर लूप, तो सबसे पहले क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन होगा और अपडेशन होगा। चलिए 1 मिनट समय बचा है, फिर कट जाएगा इसलिए